नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि ग्राफीय विधि से गति की समीकरण ज्ञात करना। तो आज हम इसी से चर्चा करते हैं और आपको इस चीज़ का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ग्राफीय विधि से गति की समीकरण प्राप्त करना। इसके लिए हमें क्या मानते हैं कि माना वस्तु का समय t बराबर 0 पर वेग u तथा समय t पर वेग v है तथा वस्तु एक समान त्वरण a से गति कर रही है। तो हम चित्र कैसे बनाएंगे? चित्र कुछ इस तरह बनेगा कि ये बिंदु O है, ये बिंदु O है, ये बिंदु हम A मानते हैं, ये बिंदु हम B मानते हैं, ये बिंदु हम D मानते हैं और ये बिंदु हम C मानते हैं। तो क्या हुआ? तो A से B तक की दूरी को T मानेंगे। यदि A से B तक की दूरी T है तो O से D की दूरी भी T होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी T होगी। और B से D तक की दूरी को हम U मानते हैं, तो ये भी दूरी U होगी। A से O तक की दूरी U होगी और यहाँ इतनी दूरी होगी कितना? V। ये भी दूरी V होगी। तो C और B की जो दूरी है वो V माइनस U होगी, V माइनस U होगी। तो और ये कोण थीटा होगा। तो आगे चलते हैं, हम गति का प्रथम समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण ज्ञात करने के लिए हम पिंड का त्वरण A इज इक्वल टू सरल रेखा AC की ढाल, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो BC अपान AB, ये इसका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो BC अपान AB, तो A इज इक्वल टू tan थीटा को मान हम A रख देते हैं। तो A इज इक्वल टू BC का है इसमें BC अपान T, AB का मान T होगा, तो BC अपान T हो जाएगा। AT इज इक्वल टू A का T में गुणा करेंगे तो AT इज इक्वल टू BC हो जाएगा। AT इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो BC का मान क्या प्राप्त किया हमने? V माइनस U, तो V माइनस U यहाँ रख देंगे तो V माइनस U इज इक्वल टू AT, तो V माइनस U इज इक्वल टू AT, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये हो गया गति का प्रथम समीकरण। अब हम दूसरा समीकरण पर चर्चा करेंगे। दूसरा समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? तो गति का दूसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए हम गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी इज इक्वल टू आकृति AOCD का क्षेत्रफल, आकृति AOCD का क्षेत्रफल, AOCD का क्षेत्रफल। तो AOCD का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे? AOCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आयत AODB का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम चलिए ज्ञात करते हैं। आयत ABDO का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो AB इंटू CD हो गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे भुजा, तो 1/2 AB इंटू BC। तो AB का मान T है, CD का मान U है, T और U रख दिया गया। 1/2 AB के मान T है और BC का मान नहीं पता है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ और BC का मान हम यहाँ पर AT रखेंगे समीकरण 1 से, तो AT हो जाएगा। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब समीकरण तीसरा कैसे प्राप्त करेंगे? समीकरण तीसरा प्राप्त करने के लिए हम गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी S इज इक्वल टू, अब इसमें समलंब चतुर्भुज AODC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समलंब चतुर्भुज
AODC का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला रखेंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी। तो यस इज इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या होगा, AO प्लस DC। इसमें समांतर भुजाएं क्या हैं, समांतर भुजाएं इसमें क्या हैं, AODC। समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। यस इज इक्वल टू 1/2 AO प्लस DC इंटू AB। तो हम इसका मान रख देते हैं। तो इसका मान कैसे रखेंगे, यस इज इक्वल टू 1/2 AO प्लस DC इंटू AB। तो यस इज इक्वल टू क्या होगा कि यस इज इक्वल टू 1/2 AO का मान हम U रख देते हैं प्लस V इंटू T। अब अगला स्टेप होगा कि यस इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V। T का मान हम इसको समीकरण 1 से रख देंगे। T का मान क्या होगा, V माइनस U अपान A। अगला स्टेप हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यस इज इक्वल टू 1/2 A, एक ब्रैकेट में U प्लस V, अगले ब्रैकेट में V माइनस U। इन दोनों को हम इस पक्ष में ले जाकर रख देंगे। तो क्या होगा, 2AS इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में V प्लस U, अगले ब्रैकेट में V माइनस U। तो यहाँ से 2AS इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, सर्व संख्या 3 से। सर्व संख्या 3 क्या होती है, एक ब्रैकेट में A प्लस B, अगले ब्रैकेट में A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो गत के समीकरण हमको क्या प्राप्त होगा कि V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये गति का समीकरण हमें तीसरा प्राप्त हो गया। ये तो हो गया ग्राफीय विधि से गति के समीकरण ज्ञात करना। अब हम कलन विधि से गति के समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कलन विधि से गति के समीकरण ज्ञात करने के लिए हम माना ये दूसरा टॉपिक है, कलन विधि से गति के समीकरण। ये जो PDF आप देख रहे हैं ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया गया है। तो माना किसी वस्तु का समय t बराबर 0 पर, माना किसी वस्तु का समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u है। माना किसी वस्तु का समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u है, t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u है तथा एक समान त्वरण a उत्पन्न करने पर t पर वेग, एक समान त्वरण उत्पन्न करने पर समय t पर वेग उसका v हो जाएगा। माना समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u है तथा एक समान त्वरण उत्पन्न करने के लिए समय t पर वेग u हो जाएगा। तो गति के समीकरण किस प्रकार, पहला समीकरण ज्ञात करेंगे हम, गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि तात्क्षणिक त्वरण A इज इक्वल टू dv अपान dt। ये फार्मूला होता है A इज इक्वल टू dv अपान dt। तो इसको हम dv अपान a dt लिख देते हैं। तो वेग का v से u पर तथा समय का 0 से t पर समाकलन करने पर, समाकलन आप मैथ की क्लास में अगला जो चैप्टर होगा वो समाकलन हो सकता है पढ़ाएं सर, तो समाकलन आप मैथ के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको यहाँ समझाएंगे कि कैसे होता है। वेग का v से u पर तथा समय का 0 से t पर समाकलन करने पर, समाकलन का चिन्ह ऐसे बनता है। और अगर ये अपर लिमिट है इसकी, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो इंटीग्रेशन u टू v 1 dv इज इक्वल टू a
ए जो है कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, 0 to t इंटू डी टी। तो इसका फार्मूला एक होता है कि इंटीग्रेशन एक्स डी वी इज इक्वल टू एक्स की पावर लोअर लिमिट प्लस हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ऐसा फार्मूला होता है। तो इसका ये हो जाएगा कि ब्रैकेट में v u v इज इक्वल टू ए डी टी, ए इंटू 1 0 to 1। तो ये आप समझ जाएंगे, जब मैथ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी प्राप्त हुआ और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये गति का प्रथम समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब गति का द्वितीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हम इसमें ताक्षणिक त्वरण लिए थे, इसमें ताक्षणिक वेग लेंगे। तो ताक्षणिक वेग इज इक्वल टू डी वी डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, डी एस इज इक्वल टू वी का मान u प्लस ए टी हम प्रथम समीकरण से रख देंगे इंटू डी टी। तो दूरी का 0 से s पर तथा समय का 0 से t पर समाकलन करने पर तो वही प्रोसेस होगा कि इंटीग्रेशन 0 to s इंटू डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी। तो 0 to s डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to u प्लस, अगर इंटीग्रेशन एक फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन a प्लस बी डी एक्स ये है, तो इंटीग्रेशन a डी एक्स x1 मान लेते हैं, x1 x2 x1 प्लस x2 डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला क्या होता है, इसमें फार्मूला होता है जैसे कि इंटीग्रेशन x1 प्लस x2 इंटू डी एक्स लिख दिए। तो ये इसका समाकलन करने के लिए इंटीग्रेशन x1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x2 डी एक्स ऐसे हम लिख सकते हैं। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है कि इंटीग्रेशन 0 to s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t u प्लस इंटीग्रेशन 0 to t ए टी। तो यस 0 हाई यस एक हो गया यहाँ पर इज इक्वल टू u 0 to t प्लस ए टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये यहाँ पर क्या होगा, यस इज माइनस 1, यस माइनस 1 क्या होगा कि यस माइनस 0 इज इक्वल टू यू टी माइनस 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर क्या होगा कि यस माइनस 0 इज इक्वल टू यू टी माइनस 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। तो इसके बाद प्राप्त होगा कि यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त हो गया। तृतीय समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? तृतीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि किसी गतिशील वस्तु का ताक्षणिक त्वरण ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो इसमें हम डी एस से गुणा कर देंगे और डी एस से भाग दे देंगे। ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस और डी एस अपॉन डी टी। तो यदि हम यहाँ डी एस से डी एस काट देंगे तो डी वी अपॉन डी टी बचेगा। तो डी एस से गुणा भाग कर देंगे तो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वे ये वी, ये तो हो गया ताक्षणिक वेग। तो ए डी एस इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी ये प्राप्त हुआ। तो इसके बाद हम वेग का u से v पर तथा दूरी का 0 से s पर समाकलन करेंगे। ए बाहर आ जाएगा, 0 s डी एस इज इक्वल टू यू वी वी डी वी। तो ए बाहर होगा, s 0 to s इज इक्वल टू v अपॉन 2 वी स्क्वायर अपॉन 2। तो ए एस माइनस 1 एस माइनस 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2। तो ए इंटू एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो तीसरा समीकरण क्या प्राप्त होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as प्लस 2as, ये गति का तृतीय समीकरण प्राप्त हुआ। इसके बाद हम एक नोट लिखते हैं कि यदि गति के समीकरण को ऊर्ध्वाधर दिशा में बात की जाए, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन बात की जाए, तो सभी जगह जहाँ पर ए है वहाँ पर हम जी रख देंगे, जहाँ पर यस है वहाँ पर एच रख देंगे। तो इस प्रकार गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, v माइनस यू, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये प्रथम समीकरण हो गया। द्वितीय समीकरण क्या होगा कि एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगला समीकरण वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये तो यदि वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है, यदि वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो तब ये समीकरण प्राप्त होगा। लेकिन यदि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो तो इन सभी जगहों पर प्लस हो जाएगा। यदि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो तो प्लस होगा और नीचे से ऊपर जा रही हो तो माइनस होगा। तो अगला टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम आपेक्षिक वेग। अगला टॉपिक क्या है, आपेक्षिक वेग। तो आपेक्षिक वेग पर चर्चा करेंगे हम। आपेक्षिक वेग की परिभाषा पहले देखते हैं कि आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। तो मानते हैं कि माना दो वस्तुएं ए एवं बी क्रमशः दो समांतर रेखीय पथों पीए और पीबी के अनुदिश क्रमशः वेक्टर वीए वेक्टर वी वेग से वीबी वेग से गति कर रही हैं। तो माना दो वस्तुएं ए एवं बी, दो वस्तुएं ए एवं बी, दो वस्तुएं ए एवं बी क्रमशः दो समांतर रेखीय पथ पीए तथा पीबी के अनुदिश वेक्टर वीए और वेक्टर वीबी वेग से गति कर रही हैं। तो दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हैं। इसके सापेक्ष वेग को ज्ञात करने के लिए वस्तु बी को काल्पनिक रूप से विराम अवस्था में आना होगा। यह तभी संभव है जब कण बी पर उसके ही बराबर किंतु विपरीत वेग वेक्टर माइनस वेक्टर वीबी अध्यारोपित किया जाए। इतना ही वेग वस्तु ए पर भी अध्यारोपित किया जाए। तो कैसे होगा कि वेक्टर वी ए और वेक्टर वी बी में ये प्लस होगा और यहाँ पर माइनस वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी बी। तो दोनों वस्तुएं पर माइनस वी बी वेग अध्यारोपित किया जाता है। तो इसमें सापेक्ष वेग प्राप्त होगा। सापेक्ष वेग इज इक्वल टू वेक्टर वी ए प्लस ब्रैकेट में माइनस वेक्टर वी बी। ठीक, अगला क्या होता है कि वेक्टर वी ए बी इज इक्वल टू वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी। वेक्टर वी ए बी इज इक्वल टू वस्तु ए और बी के सापेक्ष वेग हैं। वस्तु ए और बी के सापेक्ष वेग हैं। यदि दूसरा इसमें क्या आता है कि यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हों, यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही होंगी तो इसका फार्मूला हो जाएगा कि वेक्टर वी ए बी इज इक्वल टू वेक्टर वी बी प्लस वेक्टर वी। ठीक, उसमें माइनस था, इसमें प्लस हो जाएगा। इस प्रकार हम तीसरे चैप्टर को पूरा कवर कर चुके हैं। न्यूमेरिकल वाला सेक्शन हमारा अलग होगा। न्यूमेरिकल वाला सेक्शन हमारा अलग होगा जब
5 चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो हमारा एक न्यूमेरिकल का सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें हम सभी चैप्टरों के न्यूमेरिकल के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल के ऊपर चर्चा करने से पहले हम एक मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके तहत आपको सभी फार्मूले दिए जाएंगे, सभी फार्मूलों के ऊपर चर्चा की जाएगी और सारे न्यूमेरिकल आसानी से हल हो जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।